अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम लोग मिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉपरली। हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, लेकिन आज भी हम इसको प्रॉपरली लेके चलेंगे इसको। और एक नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जितने भी मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। कुछ अभी हम आज की क्लास में कर लेते हैं, कल का देख लेते हैं। अगर हमने कल भी क्लास करनी है, अगर आप लोग अवेलेबल हुए, नहीं तो फिर मैं लेक्चर्स कुछ अपलोड कर दूंगा आपके लिए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है और ये 2019 का ऑटम का सवाल है। क्वेश्चन है जी मंडे लिमिटेड का। इसमें दो तीन मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, एक हड़प्पा है, एक मैक्सिमम पता नहीं अजीब सा नाम है। वो भी हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। हमारे पास ये है मिक्स एसिड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, इसके हम लोग जी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन की मैं रिक्वायरमेंट देखता हूं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर अ नोट। प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व किया था एक्सट्रैक्ट्स वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन कम है, लेकिन जब भी एग्जामिनर वो सवाल देता है तो स्टूडेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, तो उसकी हम मजीद भी प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन्स, और नीचे आपको बोल्ड करके लिख दिया है कंपैरेटिव एंड टोटल कॉलम नॉट रिक्वायर्ड। जब जरूरत नहीं है तो हमें बनाना भी नहीं है। अगर वो लिख देता कि कंपैरेटिव हमें चाहिए, तो कंपैरेटिव का मतलब ये है कि आपने लास्ट ईयर की जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है उसको भी आपने प्रेजेंट करना है। तो मैं क्या काम करता हूं, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑफिस बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये तीन एसेट्स तो मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीन एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैं क्या काम करता हूं, मैं इनका शेयर कर देता हूं, मैं इनका फॉर्मेट बना लेता हूं। अच्छा जी, हम लोग इनका यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं कंपनी का नाम लिखूंगा, मंडे लिमिटेड, और हम बना रहे हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हम बना रहे हैं जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा, अब ये है जी हमारे पास नोट 1, प्रॉपर्टी प्लाट एंड इक्विपमेंट का। कैरिंग वैल्यू पे बनाऊं या एट कॉस्ट पे? ज्यादा बेहतर कैरिंग वैल्यू पे होता है, जिसपे आप ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग वैल्यू लिख रहे होते हो। जल्दी से बता दो। आसान तो नहीं, लेकिन मतलब वो ज्यादा अच्छा, आजकल आई कैप का फेवरेट है, मैं इस वजह से उसके ऊपर आजकल ज्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि आई कैप के आजकल जितने भी सोल्यूशन आते हैं वो सारे कैरिंग वैल्यू के ऊपर होते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि फिर आपको उसी के ऊपर रहना चाहिए, उसी के ऊपर थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा जी, हम बनाते हैं एट कैरिंग वैल्यू पे बनाते हैं। हमारे पास जी तीन एसेट्स थे। कौन कौन से एसेट्स थे हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और अगर कोई और हुआ तो वो भी आ जाएगा। और जितने भी फिगर हैं वो है रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फॉर्मेट ड्रॉ हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्या काम करना है, हमने बेसिकली सबसे पहले लिखना है अपने पास
ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2018। अच्छा, जब आप कंपैरेटिव फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, जब आप कंपैरेटिव बना रहे होते हो, पिछले साल की इन्फॉर्मेशन भी लिख रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे ज्यादा बेहतर होता है कि आप इसको एट स्टार्ट ऑफ द ईयर या ओपनिंग लिख दिया करो, मोर देन इनफ है। मैं भी डेट लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अक्सर लोग यहाँ पे इंपेयरमेंट नहीं मेंशन करते, लेकिन यहाँ पे अगर साल के शुरू में कोई इंपेयरमेंट पिछले साल में चार्ज हो चुकी है, उसका बैलेंस है, तो वो साथ ही लिखा हुआ आ रहा होता है। ये इसमें से आप लेस करोगे और आपके पास जो आंसर आएगा इसको आप लोग बोलोगे नेट कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू एट 1 जनवरी 2018। अब हमारे पास क्वेश्चन का जो डाटा है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब जो चीजें होंगी साथ साथ इंशाल्लाह हम उसको मेंशन करते रहेंगे, और इसके हमने डिस्क्लोजर्स भी लिखने हैं। जब भी नोट टू द अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन भी मेंशन करनी होती है, उस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपके पास एक अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है कि अदर डिटेल्स क्या है। इसमें बेसिकली डिप्रिसिएशन और आपकी जो पॉलिसीज है वो बताई जाती हैं। वो कह रहे हैं जी ऑफिस बिल्डिंग है, डिप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, इक्विपमेंट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है। जो ऑफिस बिल्डिंग है उसके ऊपर सब्सक्रिप्ट मेजरमेंट हो रही है रिवोल्यूशन मॉडल से। उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है कॉस्ट पे। अच्छा, वो कॉस्ट मॉडल पे है। और उसके बाद हाँ, लाइफ बताई हुई है। और वो कह रहा है कि जो आपके पास ये जो उसने स्टारिक का निशान लगा देता है, इस टाइप का निशान की इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसने दे दी है। वो कह रहा है जो रिमेनिंग लाइफ एट द एंड डेट ऑफ लास्ट रिवोल्यूशन है, कि जो आखिरी बार रिवोल्यूशन हुई थी तब लाइफ 20 साल थी। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बड़ी तंग करती है अक्सर बच्चों को। अगर ये रिवोल्यूशन, अब हमें नहीं बताया उसने कि कितने साल पहले रिवोल्यूशन किया, 2 साल पहले किया, 3 साल पहले किया, 4 साल पहले रिवोल्यूशन किया, ये नहीं बताया हुआ उसने। उसने सिर्फ ये बताया है कि ये 20 साल लाइफ तब थी जब आखिरी बार रिवोल्यूशन हुई थी। अब आखिरी बार रिवोल्यूशन 1 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, 3 साल पहले हुई थी, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट से अक्सर ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं निकलते कि ये एसिड कितना पुराना है। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि हमें पता चलेगा कि ये एसिड कितना पुराना है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है एमएल अकाउंट्स फॉर रिवोल्यूशन ऑन द नेट रिप्लेसमेंट मेथड, हमें आता भी वही है। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवोल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, हम भी यही काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन चीजों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2018। ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट के वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं ये लिख देता हूं अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास जो कॉस्ट है 240 की है और 36 की डिप्रिसिएशन है। कॉस्ट है मेरे पास, कितनी थी कॉस्ट, 240 और 36, 240 और 36 की है, तो ये बन जाएगी 204, और वो दूसरी है 190 और 60, 190 और 60। तो मेरे पास यहाँ पे 204 है कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, और 190 माइनस 60, 130 की मेरे पास कैरिंग वैल्यू अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपके पास जो ऑफिस बिल्डिंग है वो उसकी लाइफ 20 साल है। वो 20 साल तब थी जब लास्ट रिवोल्यूशन हुई थी, एट द डेट ऑफ लास्ट रिवोल्यूशन। अब लास्ट रिवोल्यूशन कब हुई थी हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है कि रिवोल्यूशन सरप्लस रिलेटिंग टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 8.5 मिलियन। यहां पे मैं अपने नोट्स कर लेता हूं, वर्किंग्स बना लेता हूं। मेरे पास वर्किंग वन में एक लेजर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस का लेजर है। और ये रिवोल्यूशन सरप्लस ये रिलेट कर रहा है किससे, बिल्डिंग से। अच्छा जी, रिवोल्यूशन सरप्लस हमारे पास कितना अवेलेबल बैलेंस था, तो 1 जनवरी 2018 को जो मेरे पास बैलेंस ब्रॉड ऑन अवेलेबल है रिवोल्यूशन सरप्लस का, वो 8.5 मिलियन का अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास
ये जो एसेट है ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? जल्दी से बताओ, हमें कैसे पता चलेगा ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? कोई तरीका है कि हमें ये पता चल सके कि इस एसेट की लास्ट रिवोल्यूशन कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, 3 साल पहले हुई थी, 4 साल पहले हुई थी? ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? कोई तरीका है? एनीवन? जी जल्दी से। किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? मेरे पास यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है, उसकी ऑफिस बिल्डिंग की ऑब्वियस सी बात है फिर रिवैल्यूड अमाउंट, ये जो फिर वैल्यू है लास्ट रिवोल्यूशन वाली वो दी हुई है, वो है 240 जो लास्ट रिवोल्यूशन हुई थी, और इसके ऊपर 36 की टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? जब एसेट की लास्ट रिवोल्यूशन हुई थी तो यहां पे मेरे पास एसिड किस वैल्यू पे है? रिवोल्यूशन मॉडल पे हम लोग क्या कहते थे? हम कहते थे रिवोल्यूशन मॉडल पे एसिड मस्ट ऑलवेज बी एट इट्स फेयर वैल्यू, जो भी लास्ट रिवोल्यूशन हुई थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट, और उसके बाद जो आंसर बचेगा वो उसकी कैरिंग वैल्यू होगी। लास्ट जब रिवोल्यूशन हुई थी तो था एसिड 240 का, और उस वक्त एसिड की जो लाइफ थी वो 20 ईयर्स की थी, और अब एसिड टोटल जो डेप्रिशिएट हो चुका है वो 36 से हो चुका है, और उसकी कैरिंग वैल्यू है 204। अब मैंने आपके सामने डाटा लिख दिया है, क्या अभी भी नहीं बता सकते कि आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि एसिड कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? अगर लास्ट रिवोल्यूशन में 240 का था और 20 ईयर्स की उसकी लाइफ थी, तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते आ रहे थे वो कैसे चार्ज करते हैं? 240 डिवाइड बाय 20 ईयर्स। तो मेरे पास जो 1 साल की डेप्रिसिएशन आती है वो 12 आती है ईच ईयर, हर साल की डेप्रिसिएशन है 12। तो मैं 36 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मेरे पास ये एसेट 3 ईयर्स डेप्रिशिएट हो चुका है, और अब इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो 17 ईयर्स है। ये वाली बात समझ आ रही है आप लोगों को कि ये जो एसेट था ये 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, इसकी 1 साल की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू बनती है वो 12 बनती है। 12 कैसे आया? द फेयर वैल्यू, जो भी लास्ट रिवोल्यूशन थी उसकी फेयर वैल्यू, डिवाइडेड बाय जो उसकी लाइफ थी उस टाइम पे, तो आपके पास 12 की डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी। अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मेरे पास 36 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है 12 फिर 12 और फिर 12, 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो 20 में से अगर 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है तो अभी जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है वो 17 ईयर्स की है। ये बात क्लियर हो चुकी है? जल्दी से बताओ मुझे, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक हो गया। और ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास कंबाइन क्वेश्चन आएगा तो वहां पे रिवोल्यूशन वाले सवाल में अक्सर आपको लाइफ नहीं बताई जाएगी, तो आपको ये निकालनी पड़ेगी लाइफ कैसे आएगी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास बिल्डिंग के बारे में उसने कोई कहानी की है। हाँ, लास्ट पॉइंट कह रहा है बिल्डिंग के बारे में। वो कह रहा है ऑन 31 दिसंबर द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड। ऑफिस बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट क्या थी? 178 मिलियन, और एक बंदे का नाम भी बता दिया, प्रिसाइज वैल्यूअर्स, ये कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वैल्यूअर्स है, उसका नाम भी बता दिया। इसका मतलब है इस नाम को हम अपने पास लिखेंगे डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर। और वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज 31 दिसंबर वाज एस्टिमेटेड एट 186 मिलियन। अच्छा, वैल्यू इन यूज भी बता दी है, तो वैल्यू इन यूज का कंसेप्ट तो IS 36 का है, उसका यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लेके चलेंगे उसको हम देख लेंगे कि हमने क्या काम करना है क्या नहीं करना। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पहले इसके ऊपर क्या काम करते हैं कि हम लोग पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब मेरे पास एक एसेट है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 31 दिसंबर 2018 को आपने इसके ऊपर रिवोल्यूशन करनी है। ये जो मेरे पास वैल्यू आई थी ये वैल्यू थी 31 दिसंबर 2017।
नहीं बच्चे 23 साल कैसे होगी उसकी लाइफ? 20 साल रिवॉल्यूशन के बाद थी और रिवॉल्यूशन के बाद 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल गुजरे हैं। तो जो उसकी लाइफ 20 साल थी वो तब थी जब आपकी लास्ट रिवॉल्यूशन हुई थी, डेट ऑफ लास्ट रिवॉल्यूशन, उस वक्त 20 साल लाइफ थी। अब तो उसके बाद 3 साल गुजर चुके हैं। ये करंट ईयर की लाइफ नहीं बताई ये। हाँ, अगर कहता कि ये अभी आज 31 सितंबर 2018 की लाइफ है तो फिर मैं कहता कि यार 20 साल अभी हैं प्लस 3 साल पहले गुजर चुके हैं। तो ये तो आपको वो पहले बता रहा है कि उस वक्त की लाइफ क्या थी। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 12 की मजीद, ये डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 2018 की डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और वो 12 ही चार्ज होगी। तो मेरे पास यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 की जो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 204 माइनस 12 करो, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 204 माइनस 12 बताएं जी कितनी वैल्यू आ रही है? 204 माइनस 12 196। तो अगर मैं 204 में से मजीद डिप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं 12 की, तो मेरे पास द कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 196। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मुझे अपने फॉर्मेट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये आ जाएगी 12 की डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी लिखी है मैंने? 190, सॉरी ये 192 है जी, 192। 204 में से माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 192 की वैल्यू बच जाएगी। अब हमने रिवोल्यूशन परफॉर्म करनी है और एसिड है 192 का जिसकी वैल्यू इन जूस है 186 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इसको 186 पे लेके जाओगे, फिर 178 पे लेके जाओगे, लेकिन स्टूडेंट क्या काम करता है, एकदम रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है। आपने जब भी रिवोल्यूशन सरप्लस पढ़ा होगा तो उसमें से एकदम से रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं करनी, पहले आपने उस रिवोल्यूशन सरप्लस का कुछ पोर्शन रियलाइज करना है रिटेन अर्निंग में। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये काम आपने वर्किंग में करना है, इसको अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में लेके नहीं जाना होता। तो यहां से हम कुछ पोर्शन लेके जाएंगे रिटेन अर्निंग्स में, और रिटेन अर्निंग में कितना पोर्शन लेके जाएंगे? 8.5, और ये रिमेनिंग रिवोल्यूशन सरप्लस है फॉर 17 ईयर्स। तो कितना पोर्शन मेरे पास जैसे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगी तो मेरे पास कुछ पोर्शन जो है वो इसका एडजस्ट हो जाएगा। मुझे बताओ 8.5 डिवाइड बाय 17 ईयर्स कितनी अमाउंट है जो मेरी ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगी? 0.5 की। तो इसका मतलब है मेरे पास अब जो रिमेनिंग रिवोल्यूशन सरप्लस पड़ा हुआ है वो 8 का पड़ा हुआ है। अब हुआ ये कि मेरे पास एसिड की यहां पे जो कैरिंग वैल्यू है वो 192 है, मेरे पास एसिड की जो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 178 की दी हुई है, और मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यू इन यूज भी दी हुई है, वो दी हुई है 186 की। तो जब फेयर वैल्यू नीचे है और वैल्यू इन यूज इसमें डिपेंड नहीं करता, अब आपने एसिड को डिक्रीज करना है। अगर ये ज्यादा होती तो फिर हम बात कर लेते, इसको हमें कुछ भी नहीं करना, हमें फिर कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू पे जाना है। 192 और 178 दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है जल्दी से बताओ? 192 और 78 का डिफरेंस बन रहा है 14 का। इस 14 के डिफरेंस में से सबसे पहले मैं क्या एडजस्ट करूंगा? मेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस एडजस्ट होगा। तो 8.5 का रिवोल्यूशन सरप्लस था जिसमें से 0.5 एडजस्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग 8 का रिवोल्यूशन सरप्लस एडजस्ट होगा। तो यहां पे मैं सबसे पहले एडजस्ट करूंगा रिवोल्यूशन सरप्लस 8 का, और उसके बाद बाकी जो 6 बचेगा वो जाएगा मेरे पास रिवोल्यूशन लॉस। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसको आपने अपने पास बुक्स में लिखना है। कैसे लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे रिवोल्यूशन सरप्लस OCI 8 और रिवोल्यूशन लॉस या
गेन कुछ भी हो सकता है, और ये आपके पास जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आ रहा है आपके पास 6 का। लिखने का तरीका समझ आ गया आपको कि आप इसको लिखोगे कैसे? अच्छा, अब बिल्डिंग का जो आपके पास पोर्शन है, बिल्डिंग का पोर्शन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, बिल्डिंग का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही बिल्डिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया, डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहां पे जी मेरे पास आ जाएगी नेट कैरिंग वैल्यू या अमाउंट एट 31 दिसंबर 2018। जल्दी से बताइए जी, 204 -12 -8 -6, आंसर क्या आएगा मेरे पास? द करंट फेयर वैल्यू। इसका आंसर आएगा मेरे पास द करंट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरे पास यहां पे कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी जाएगी? क्या मेरे पास यहां पे कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी इस एसेट की? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वजह क्या ना होने की? किस वजह से नहीं होगी? क्योंकि डेट ऑफ रिवोल्यूशन में जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई है वो जीरो हो जाती है। जिस दिन रिवोल्यूशन हुई है उस दिन आपके पास एसेट ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू पे आ चुका है, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाती है। तो हमारे पास यहां पे नील आ जाएगी, और मेरे पास यहां पे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2018 वुड बी 178। ये आ जाएगा। बिल्डिंग क्लियर हो गया? अब ये अगर मार्क्स आपके पास 20 नंबर का मार्क्स है और लेट से 6 नंबर थे ऑफिस बिल्डिंग के, तो मेरे 6 नंबर आ चुके हैं। तो मैंने एक एक पोर्शन करके सॉल्व करने, आप सब इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करते हो, मैंने बाकी दो एडजस्टमेंट्स को पढ़ा भी नहीं है। मैंने एक अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ ली और मैंने एक एडजस्टमेंट उठाई, उसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास जो बिल्डिंग का पोर्शन है वो सॉल्व हो गया। अब दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा पोर्शन सॉल्व करूं, इक्विपमेंट का या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का? इक्विपमेंट का सॉल्व कर लेते हैं, छोटा लग रहा है। इक्विपमेंट सॉल्व करते हैं जी। दूसरे नंबर पे हम इक्विपमेंट का पॉइंट सॉल्व करते हैं। इक्विपमेंट क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जी आपके पास 1 सितंबर को एक नया इक्विपमेंट एक्वायर किया गया। ठीक है जी, नया इक्विपमेंट एक्वायर किया, कोई मसला नहीं है। बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 70 मिलियन टू द सप्लायर, और ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। वो जो हमने बचपन में कॉस्ट मॉडल पढ़ते वक्त हमने आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट बताया था, डिस्पोजल और एडिशन कॉस्ट मॉडल का सिंपल आ रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि स्टूडेंट हमेशा रिवोल्यूशन मॉडल पे लगा रहता है। दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, दो पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास कॉस्ट मॉडल के ऊपर कहानी चल रही होगी। तो ये सिंपल एडिशन डिस्पोजल है, और डिस्पोजल में एक्सचेंज ऑफ एसेट का केस है। द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट्स वर असेस्ड। नए एसेट और पुराने एसेट दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है। हमारे लिए कौन सी वाली फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है? जल्दी से बताओ। जब बोथ फेयर वैल्यूज आर अवेलेबल, तो जो हमारा अपने वाला एसेट है, जिसको हम एसेट गिवन अप या ओल्ड एसेट कहते हैं, उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। कॉस्ट इनकट ऑन द इंस्टॉलेशन द न्यू इक्विपमेंट वाज, ठीक हो गया। हम्म, अच्छा जी। अब मैं यहां पे डेटा लिख लेता हूं। डेटा कैसे लिखते हैं जरा देखो। मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 है, हम बात कर रहे हैं इक्विपमेंट की। अब देखो डेटा कैसे लिखना है पेपर के अंदर। यहां पे आप लिखोगे जी सबसे पहले ओल्ड एसिड या एसिड गिवन अप, और यहां पे लिखोगे आप न्यू एसिड। अच्छा जी, ओल्ड एसिड की आपके पास यहां पे चाहिए उसकी कॉस्ट, यहां पे आपको चाहिए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां पे चाहिए आपको उसकी कैरिंग वैल्यू, क्योंकि कैरिंग वैल्यू से आपने उसको अपने नोट टू द अकाउंट्स में खत्म करना है। न्यू एसिड की आपको चाहिए कॉस्ट, और न्यू एसिड की कॉस्ट कैसे आएगी? द फेयर वैल्यू ऑफ एसिड
गिवन अप प्लस कंसिडरेशन पेड। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बनाने में लग जाते हैं, गेन लॉस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर मुझे गेन या लॉस को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना। हाँ, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मुझे गेन या लॉस को प्रेजेंट करता, फिर मुझे सॉल्व करना था। मुझे सिर्फ नए एसेट की कॉस्ट चाहिए और पुराने एसेट्स की कैरिंग वैल्यू चाहिए उसको डिस्पोजल पे करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अकाउंट एट कैरिंग वैल्यू पे, अगर एट कॉस्ट पे होते तो फिर मुझे कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों चाहिए होती। तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चे अक्सर टाइम जाया करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाने में लग जाते हैं। मुझे डिस्पोजल अकाउंट चाहिए ही नहीं, मुझे उसको यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं करना। मैंने जो एसेट बेचा उसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए, जो एसेट लेके आ रहा हूँ उसकी मुझे कैश प्राइस चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, तो 21 मिलियन को हम कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जो 93 दी हुई है। तो हम न्यू इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे ओल्ड एसेट की। वो 21 मिलियन थी और जो हमने पेमेंट की है वो 70 मिलियन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे ये 21 मिलियन की थी, 70 मिलियन की एक हमने पेमेंट की है, प्लस ये तो सप्लायर को की है ना, प्लस हमने इंस्टॉलेशन के ऊपर भी 5 मिलियन स्पेंड किया है। तो ये 5 मिलियन भी यहां पे ऐड अप कर दूंगा। तो ये तो 70 मिलियन तो सप्लायर को हमने पेमेंट की है, 5 मिलियन की जो अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो ये टोटल 75 की पेमेंट बनेगी। मेरे पास कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट बन जाएगी कितनी, 96 की कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आ रही है। तो यहां पे मैं एक लाइन ऐड कर दूंगा, एडिशंस। मेरे पास बिल्डिंग के अंदर कोई एडिशन नहीं है और यहां पे एडिशन हो रहा है 96 का, वर्किंग 2 से वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया? अच्छा, अब पुराना जो एसेट था, पुराने एसेट के बारे में कहता है कि ये हमने यकम जुलाई 2016 को लिया था एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। ठीक है, हमने ये 40 मिलियन का लिया था और ये हमने एक्वायर किया था यकम जुलाई 2016। ये समझा नहीं बच्चे था आपका सवाल? मैं फॉर्मेट में साथ साथ लिख रहा हूँ चीजें, जो कैलकुलेट करता जा रहा हूँ साथ साथ मैं फॉर्मेट में लिखता जा रहा हूँ। बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे, आपने पेपर के अंदर भी इसको ऐसे सॉल्व करना है। जो सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपने कॉपी पेस्ट इस सीक्वेंस से घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, पेपर में भी ऐसे सॉल्व करना है। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो मैं इस नियत से करवाता हूं कि अगर मैं पेपर में बैठ के क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं ये किस तरीके से सॉल्व करता, और मैं अभी भी ये काम करता हूं। आपका जब भी पेपर होता है कैप का, मैं उसको सॉल्व करता हूं जैसे ही मेरे पास वो पेपर पहुंचता है मैं घर बैठ के उसको सॉल्व करता हूं अभी भी। और मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूं कि यार ये मैं कितनी देर में कर रहा हूं, क्योंकि जो पेपर मैं सॉल्व नहीं कर सका वो मेरा स्टूडेंट कैसे सॉल्व कर सकता है। तो मैं देखता हूं कि यार मैंने कितना सॉल्व किया है, मैंने कितने टाइम के अंदर इसको सॉल्व किया है, मेरी प्रेजेंटेशन कैसे थी सॉल्व करते हुए। तभी मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा होता हूं कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता हूं। जिस दिन एग्जाम होता है आपका आई कैप का, उस दिन सुबह पेपर आप सॉल्व करते हो, शाम के टाइम पेपर मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ। ये बात समझ आई? अच्छा जी, हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं जी डिप्रिसिएशन की। कैसे कैलकुलेशन करेंगे जी? हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे यकम जुलाई, यकम जुलाई है ना जी, हमने यकम जुलाई 2016 को लिया था। ठीक हो गया। और रिकमेंड के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये थोड़ा तंग करता है। चलें कैलकुलेट करते हैं। यकम जुलाई 2016 को कॉस्ट थी मेरे पास 40 मिलियन की। इसके ऊपर मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दी है 40 इंटू 20% इंटू 6/12, बल्कि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग 3,
अच्छा जी, यहां पे मेरे पास जो डिस्पोज्ड एसेट है पहले हम उसकी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 जुलाई 2016 एसेट की कॉस्ट थी 40, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करोगे 2016 का, 40 के ऊपर 20% इंटू 6/12। कितनी आ रही है डिप्रिसिएशन? 4 की। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगी 31 दिसंबर 2016 की कैरिंग वैल्यू 36 की। फिर मेरे पास यहां पे आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 36 का 20%। कितना आ रहा है जी? 7.2। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? कैरिंग वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28.8 और ये 31 दिसंबर 2017 आ चुका है। अब जो काम करूंगा वो करंट ईयर का है। करंट ईयर के साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। जब भी साल के शुरू की मेरे पास कैरिंग वैल्यू अवेलेबल होती है तो उसको मैंने अपने पास जो ओपनिंग एसेट्स की डिप्रिसिएशन निकालूंगा उसमें से इसको लेस करूंगा। अभी मुझे ये एसेट मेरा डिस्पोज ऑफ कब हो रहा है? ये काम हमने कारनामा कब किया? ये हमने 1 सितंबर को किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे करंट ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 28.8 इंटू 20%। और यकम सितंबर को बेचे हैं तो सितंबर को तो शामिल नहीं करेंगे। तो जनवरी से लेके अगस्त तक कितने महीने बन गए? 8 मंथ। तो 8 महीने की डिप्रिसिएशन कितनी आएगी आपके पास? 8 मंथ की डिप्रिसिएशन बता दो। ये आएगी 3.84। ये करंट ईयर की डिप्रिसिएशन में भी शामिल होगी। और उसके बाद मेरे पास यहां पे 1 सितंबर 2018 की जो कैरिंग वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है जी? 1 सितंबर 2018 की कैरिंग वैल्यू 28.8 माइनस 3.84, 24.96। तो मेरे पास यहां पे 24.96 की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो यहां पे मेरे पास डिस्पोजल हो रहा है, यहां पे कोई डिस्पोजल नहीं था, 24.96 का डिस्पोजल हो रहा है। वैल्यू वर्किंग 3 से वैल्यू निकल आई है मेरे पास। डिस्पोजल को मैं यहां से लेस कर दूंगा तो एडिशन डिस्पोजल तो मेरे पास ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या रह गया इसमें? अब मुझे रिमेनिंग जो एसेट्स थे उसके ऊपर और एडिशन के ऊपर और डिस्पोजल की डिप्रिसिएशन कंबाइन करके यहां पे लिखनी है। तो यहां पे मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहीं पे हम कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं जी। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पे मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा इक्विपमेंट के ऊपर। एडिशंस हम इक्विपमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेता हूं मैं एडिशन के ऊपर। एडिशन के ऊपर डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी जी? 96 का एडिशन था एट द रेट ऑफ 20%। और ये एडिशन यकम सितंबर को हुआ था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ, 4/12। उसके बाद जो करंट ईयर की डिप्रिसिएशन है डिस्पोजल वाले की, जो डिस्पोजल वाला है वो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। वो कितनी वैल्यू थी जी? वो 28.8 का 20% इंटू 8/12, ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। ये आती है आपके पास 3.84। मुझे एडिशन की डिप्रिसिएशन बता दो। 6.4, 6.4 ये एडिशन की आ गई। अब आ गया जी मेरे पास रिमेनिंग एसेट्स। अब रिमेनिंग एसेट्स हैं तो मेरे पास ये मसला ये था कि यहां पे जब मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे पास जो इक्विपमेंट थे साल के शुरू में उनकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो 130 थी। जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आप कैरिंग वैल्यू से उसकी कैरिंग वैल्यू को माइनस कर दोगे।
कैरिंग वैल्यू से कैरिंग वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पे उसके साल के शुरू की जो कैरिंग वैल्यू थी वो 130 थी। इस 130 में से 28.8 के ऊपर हम अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो इस 130 से 28.8 डिस्पोजल वाले एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है उसको आपने इलिमिनेट कर दिया। अब जो बाकी एसेट बचेगा 101.2 का, ये वो एसेट है जो पूरा साल मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है। ये बात समझ आ गई? कैरिंग वैल्यू 130 में से 28.8 मैंने क्यों माइनस किया, वो समझ आ गया? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? बाकी भी बताओ मुझे कि ये वाला एक पॉइंट है जो आपको रिमेनिंग एसेट्स की डिप्रिसिएशन के ऊपर तंग कर रहा होता है कि कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट माइनस डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट, क्योंकि डिस्पोजल के ऊपर हम अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा 20% पूरे साल की। कितनी वैल्यू आ रही है जी डिप्रिसिएशन की वैल्यू बता दो, डिप्रिसिएशन की वैल्यू बता दें। 30 पॉइंट टोटल नहीं बचे, पहले इसकी तो बता दो ना, रिमेनिंग की बता दो। 20.24। तो मेरे पास यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आएगा जी? 30 पॉइंट कितना बता रहे थे? 30.48। ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। और यहां पे मैं उठा के लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30.48, ये भी वर्किंग 3 से फिगर आ गई है। और डेप्रिसिएशन आपके पास यहां पे लेस होती है। ठीक हो गया? अब मेरे पास इसको क्लोज सम अप कर देते हैं हम लोग। तो 130 प्लस 96 माइनस 30.48 माइनस 24.96 वैल्यू बता दें जी कितनी आ रही है? वन 30 प्लस 96 माइनस 30.48 माइनस 24.96 160.56। जल्दी से कोई और भी चेक कर ले। सेम वैल्यू आ रही है 130 प्लस 96 माइनस 30.48 माइनस 24.96। मेरे पास तो तकरीबन 170 के करीब करीब आनी चाहिए। 170 बन रही है, 170.56 ये वैल्यू बन रही है, ये कैरिंग वैल्यू बन रही है। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन राइज होती है कि आप ठीक है जी 170.56 है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है और मुझे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग की कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल करता है। अब आपने इसमें से कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोग बताओ कि मैं इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं ग्रॉस वाली, या मैं इसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लूं? कौन सा वाला तरीका सिखाऊं, किस वैल्यू से कैलकुलेट करूं पहले मैं? देखो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि आप कॉस्ट को पकड़ो। साल के शुरू में मेरे पास कॉस्ट क्या थी? साल के शुरू में मेरे पास 196 की कॉस्ट थी। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पे बिल्कुल सॉल्व करता हूं। ये देखो, आप अपने पास अगर एक इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेते हो, तो साल के शुरू में जो आपके पास ब्रॉड ऑन बैलेंस था वो था 190 का। जो एडिशन हुआ आपके पास वो हुआ 96 का। जो डिस्पोजल हुआ आपके पास वो कितना हुआ? डिस्पोजल के एसेट की कॉस्ट, क्योंकि मैं कॉस्ट बना रहा हूं तो मेरे पास यहां पे कैरिड ऑन बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन गया तो है नहीं। तो बताओ मेरे पास यहां पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 190 प्लस 96 माइनस 40। जल्दी से बताओ मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा है? 190 प्लस 96 माइनस 40, बैलेंस आ रहा है 246 का। ठीक हो गया? अच्छा, हम दूसरा काम भी कर सकते थे। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कॉस्ट निकालने के बजाय मैं इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेता।
मेरे पास साल के शुरू की जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो निकालता, मैं यहाँ पे क्लोजिंग भी निकालता, डिस्पोजल वाली भी निकालता, यहाँ पे एडिशन भी डाल देता, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती। कॉस्ट वाली वैल्यू ज्यादा आसान होती है कैलकुलेट करना। अब ये देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है वो 246 है और नेट कैरिंग अमाउंट 170.56 है, तो मुझे बताओ कि इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगी, इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी होगी, जल्दी से बताओ। जी वैल्यू बता दो कितनी होगी। 246 माइनस 170.56, 246 माइनस 170 इसकी आएगी 75.44। अब 75.44 कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो कितनी दी हुई है 60 की, उसमें प्लस करूंगा करंट ईयर डिप्रिसिएशन 24.96 की, माइनस क्या करूंगा, सॉरी 30.48 की, माइनस क्या करूंगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड एसेट वो मेरे पास यहां से निकल आएगी, ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे और आपके पास आंसर एग्जैक्ट 70.44 आएगा। करके सॉल्व करा के चेक करा दूं या ठीक है काफी है, जल्दी बताओ, क्या मुझे चेक कराने की जरूरत है या काफी है, समझ आ गया, क्लियर है, ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जी। लास्ट पॉइंट क्या मेरे पास कह रहा था जी, आपने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, ठीक हो गया जी। 1 जनवरी को हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की और उसकी असेंबली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 31 अक्टूबर को, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक का मेरे पास ये कैपिटलाइजेशन पीरियड हो जाएगा। द वर्क स्टॉप फ्रॉम 16 टू 21 अगस्त ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। अनएक्सपेक्टेड रेंज का मतलब है कि ये सस्पेंशन पीरियड है। टोटल कॉस्ट ऑफ ₹660 मिलियन इनकर्ड ऑन द प्लांट वाज पेड एज अंडर, आपने सब पेमेंट होती नहीं है उसकी। द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 5 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 मार्च। द सरप्लस फंड्स स्पेसिफिक लोन है कि आपने ये एक ही लोन ऑब्टेन किया और उसके सरप्लस फंड्स की कहानी भी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास स्पेसिफिक लोन है। आसान चीज क्या की, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फॉर द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन और ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, कि उसने मुझे ये निकाल के दे दिया कि कैपिटलाइजेशन पीरियड का ये है, तुम अपना निकाल लो। अब स्पेसिफिक लोन है तो इसके ऊपर तो मुझे कोई लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिंपल सा क्या काम करता हूं, मैं यहां पे कैलकुलेशन कर लेता हूं यहां पे, और हम करने जा रहे हैं क्या चीज, एक प्लांट की बात करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्लांट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्लांट कैसे आएगी जी, हमारे पास जितने भी पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर है वो एड अप हो जाएंगी। कितनी पेमेंट्स हुई है कॉन्ट्रैक्टर को, 4 पेमेंट्स है, 140 प्लस 214, 146, 160, 140 टू 14, 140 टू 14 प्लस 146 प्लस 160, 146 प्लस 160, 4 पेमेंट्स हुई हैं कॉन्ट्रैक्टर को। जल्दी से पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बता दो कितनी है, ये आएगी आपके पास पूरी 660 ही बन रही है। अच्छा, उसके साथ आप यहां पे ऐड करोगे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। अच्छा, अब यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक लोन है, जब स्पेसिफिक लोन है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ, क्योंकि हमें सरप्लस फंड्स तो कैलकुलेट करने नहीं है, इंटरेस्ट इनकम तो हमें कैलकुलेट करके दे दी है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आप लोन की अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हो, पूरे के पूरे लोन की अमाउंट के ऊपर। 500 मिलियन का लोन लिया था, एट द रेट ऑफ 18% मार्कअप था, 1 मार्च से लिया है,
तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये टोटल बनते हैं आपके पास 8 मंथ, लेकिन हाफ मंथ आपके पास सस्पेंशन पीरियड था, तो 7.5 मंथ का आपके पास इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 500 इंटू 18%, यहां पे मेरे पास वैल्यू आएगी 500 एट द रेट ऑफ 18% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, ये आएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू। जल्दी से बताओ कितने हैं? 56.25, और इसमें से आप लेस करोगे इंटरेस्ट इनकम सरप्लस फंड्स के ऊपर, वो 17 मिलियन की ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर निकाल के कैलकुलेट करके दी हुई है। ये लिखा हुआ है कि आपके पास कैपिटलाइजेशन पीरियड की 17 मिलियन थी, तो 39.25 इसमें आप ऐड कर दोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगी नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 39.25। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्लांट, इसकी टोटल वैल्यू बता दें जी कितनी आ रही है? 360 और 399.25, ये मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास साल के शुरू में कोई प्लांट अवेलेबल नहीं था, मेरे पास इसकी कोई भी कैरिंग वैल्यू साल के शुरू में नहीं थी। ये सारा का सारा एडिशन 399.25 वर्किंग फोर्स से आ रहा है, ये करंट ईयर का है। मेरे पास यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन सरप्लस नहीं होता, कोई यहाँ पे लॉस नहीं है, डिस्पोजल कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी जी? ये 399.25 है, इसकी डेप्रिसिएशन के बारे में कह रहा है 15 ईयर्स, डिवाइड बाय 15 ईयर करोगे, और ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ था आपके पास 31 अक्टूबर को, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 15 ईयर्स इसकी लाइफ है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 399.25 डिवाइड बाय 15 ईयर्स इंटू 2/12। डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दें जी। सॉरी 699 है, ये 399 ही है, दैट्स 699। 699.25 डिवाइड बाय 15 इंटू 2/12, डेप्रिसिएशन की वैल्यू बता दें। क्या वैल्यू आ रही जी डेप्रिसिएशन की? 7.77 कर देता हूं, 7.77, ठीक हो गया। अब मेरे पास कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। नेट कैरिंग वैल्यू, द नेट कैरिंग वैल्यू, नेट कैरिंग वैल्यू 691.51। अच्छा, इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? इसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, तो 7.77 एड अप करोगे तो आपके पास इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सेम आ जाएगी जो इसकी एडिशन की वैल्यू थी। ये क्वेश्चन मेरे पास यहां पे न्यूमेरिकली कंप्लीट हो चुका है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अब आपने कुछ डिस्क्लोजर्स लिखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर स्टूडेंट नंबर लूज करता है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि आपके पास यहां पे मेजरमेंट बेसिस क्या है। मेरे पास जो मेजरमेंट बेसिस है, ऑफिस बिल्डिंग को हमने मेजर किया था यूजिंग रिवोल्यूशन मॉडल, बाकी दोनों हमारे पास थे कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल। दूसरी चीज जो मुझे बतानी है वो मुझे बतानी है इनका डेप्रिसिएशन मेथड। यहां पे जो मेरे पास डेप्रिसिएशन मेथड था वो इसके लिए था स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके लिए था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और लास्ट वाला भी था स्ट्रेट लाइन मेथड।
मेरे पास जो लाइफ थी वो कितनी थी, यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी मैं लिखूंगा 16 ईयर्स, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे पास जो एसिड था वो 20 साल था और 3 साल डिप्रिशिएट हो चुका था, 1 साल मैंने डिप्रिशिएट किया। अब ये जो 178 क्या है, इसने अगले 16 साल डिप्रिशिएट होना है, यहां पे 16 ईयर्स की लाइफ लिखी जाएगी। ठीक है, या तो यहां पे लाइफ लिखोगे या कुछ एसिड का आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया होगा, उनका आप यहां पे डेप्रिसिएशन रेट लिख रहे होगे। तो कॉस्ट मॉडल का जो आपके पास सीक्वेंस था उसका डेप्रिसिएशन रेट 20% था 1 साल का, और कॉस्ट मॉडल का जो डेप्रिसिएशन रेट नहीं वहां पे लाइफ ही दी हुई है वो 15 ईयर्स दी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ आपने और एडिशनल क्या काम करना है, आपने जब रिवोल्यूशन की है तो यहां पे मुझे उस रिवोल्यूशन वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ था, रिवोल्यूशन वाली कंपनी किधर की, हाँ, प्रिसाइज वैल्यूअर्स कोई एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म थी वो दी हुई थी, और रिवोल्यूशन आपके पास 4 साल के बाद हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो या स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आपके पास रिवोल्यूशन वाज परफॉर्म्ड बाय रिवोल्यूशन ऑन building was performed by precise valuers and independent valuer। ठीक हो गया। डेट ऑफ रिवोल्यूशन 31 दिसंबर 2018, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन हर 4 साल के बाद होती है, क्योंकि अभी रिवोल्यूशन 4 साल बाद हो रही है। तो हमने रिवोल्यूशन मॉडल में पढ़ा था कि रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द मेजरमेंट, अगर अब 4 साल बाद हुई है तो अब अगली रिवोल्यूशन 4 साल बाद होगी, और जिस तारीख को रिवोल्यूशन हो रही है अगली रिवोल्यूशन भी उसी तारीख को होगी। ये आपने रिवोल्यूशन मॉडल में 3 बातें एडिशन लिख देनी है। आपका ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट है, इसमें एग्जामिनर आपकी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, और ये मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन समझ आया जी? पेपर के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हो, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता। ठीक हो गया? क्लियर है सब? कोई क्वेश्चन किसी का?